Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 36, Mathematics second year, chapter number 7, Vectors. And today's topic is Vectors in Space. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया बेटा, हम स्पेस में वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का लेक्चर भी उसकी कंटिन्यूशन है बेटा. And today's learning outcomes are the students will be able to recognize rectangular coordinate system in space, and also they will be able to determine the direction angles and direction cosine of vector. This is the important things we have to discuss today. And third one is they will be able to recognize components of a vector, and also they will be able to give analytical representation of a vector. So कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, और जो हमारे पास जो मेन आज का है टॉपिक वो ये आपके पास है लर्निंग आउटकम के. हमने देखना है कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर. जो आज का क्वेश्चन है बेटा आपसे वो ये है कि व्हाट इज राइट हैंड रूल और व्हाट एंड इट्स पर्पस. के राइट हैंड रूल क्या है, उसका किस मकसद के लिए आप यूज करते हैं. तो रिकॉल करें बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने इसको राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था जब हम स्पेस को डिस्कस कर रहे थे. सो बेसिकली जो आपके पास स्पेस होती है उसके एक्सेस को बेसिकली शो करने के लिए आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं. मींस आपके पास जो थंब होता है और आपके पास जो फिंगर्स होती हैं और जो कर्लिंग फिंगर्स होती है, तीनों मिलकर आपके पास तीन डायरेक्शंस को शो कर रही होती हैं, एक्स वाई जी को. तो अगर आपकी फिंगर्स जो हैं वो अगर एक्स डायरेक्शन में है और आपके पास जो कर्लिंग फिंगर है वो वाई डायरेक्शन के शो कर रही है, तो थंब आपके पास वो क्या शो करेगा, आपको जी डायरेक्शन को शो करेगा. सो बेसिकली दीज आर एक्स वाई जी प्लेन, और ये आपके पास स्पेस बन जाता है, आर क्यूब बन जाता है. तो बेसिकली आप स्पेस को देखने के लिए, स्पेस को आपके पास तीन एक्सेस को शो करने के लिए आप क्या करते हैं, राइट हैंड रूल यूज करते हैं उनकी पॉजिटिव डायरेक्शंस को शो करने के लिए. मतलब ये जी डायरेक्शन पॉजिटिव को शो कर रहा है, इस तरह ये एक्स आपके पास पॉजिटिव एक्सेस को शो कर रहा है, एंड वाई आल्सो शोइंग द पॉजिटिव वाई एक्सेस. सो दिस इज द राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू लेबल द थ्री एक्सेस ऑफ प्लेन. ये आपका इसका मेन पर्पस था बेटा. इसी तरह आपके पास ये नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको राइट हैंड दिखाया गया है. तो डिपेंड करता है आप कौन से जो है चीज को आप कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे आपकी जो थंब है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके पास जो फिंगर है आपके पास वो वाई को, और ये आपके पास कर्लिंग जो फिंगर है वो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमने कल देखा था कि तीनों जो है आपके पास इनमें क्या होता है, आपके पास ये दे आर ऑर्थोगोनल, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. मतलब तीनों के दरमियान एक्सिस के दरमियान आपके पास आपस में 90 का एंगल होता है. तो ये चीजें बेटा कुछ चीजें रिकॉल की हमने लास्ट लेक्चर से. और जो आज का बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने देखना है कि व्हाट आर डायरेक्शन एंगल्स एंड व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये. इसको हमने देखना है कि ये बेसिकली क्या चीज है. तो फर्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन एंगल्स. कहता है द एंगल्स दैट द वेक्टर, मतलब कि जो आपके पास एक वेक्टर होता है उसके जो एंगल्स होते हैं मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस. मतलब कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो वेक्टर बना रहा होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि एक्स के साथ, वाई के साथ, जी के साथ जो जो एंगल बन रहा होता है, इट इज यूजली द डायरेक्शन कोसाइंस दैट रादर देन द डायरेक्शन एंगल्स. ठीक है बेटा, ये जो एंगल्स बन रहे होते हैं इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं बेटा. जो आपके पास ये तीन एंगल्स बन रहे होते हैं, और इन तीनों को हम बेसिकली नेम देते हैं. जो एक्स के साथ होता है उसको हम अल्फा का नाम देते हैं, जो वाई के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बीटा का, और जो जी के साथ उसको गैमा का. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं. तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, जो एक्सिस के साथ, तीनों एक्सिस के साथ जो आपके पास एक वेक्टर एंगल बनाता है उसको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं. और इसी तरह हम डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, द डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शनल कोसाइन भी कहते हैं. वेक्टर आर द कोसाइंस ऑफ एंगल. वो जो एंगल आपके पास है अल्फा, बीटा और गैमा, जब उसका आप कॉस ले लेंगे, ठीक है, मींस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके पास एक यूनिट वेक्टर होगा. उसको बेसिकली आप क्या कहते हैं, वो आपके पास डायरेक्शनल कोसाइन कहलाता है. ठीक है, या उसको आप डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं आपका वेक्टर. मींस जो एंगल्स बन रहे होते हैं अल्फा, बीटा, गैमा, वो आपके पास डायरेक्शन एंगल्स हैं, और उन्हीं एंगल्स को जब आप उसका कॉस ले लेते हैं बेटा, तो वो क्या बन जाता है, वो आपके पास डायरेक्शनल कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है उस पर्टिकुलर वेक्टर का. तो नेक्स्ट स्लाइड में बेटा मजीद को देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं जी. कहता है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर. सो इसमें देखें बेटा, कहता है लेट ओ पी आपके पास एक वेक्टर है और वो स्पेस में है. तो बेसिकली क्या होगा, उसके तीन कंपोनेंट एक्स आई वाई जे प्लस जी के, मतलब ये आपके पास एक पॉइंट पी है, और जब उसको आपने ओ से मिलाया तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया. और इस पी के पॉइंट बेसिकली क्या है, इसकी एक्स की वैल्यू कुछ है आपके पास और एक्स है, और वाई की वैल्यू जो है वो वाई है, और जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जी की वैल्यू, और इसके साथ जो आई जे के हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं. बी ए नॉन जीरो वेक्टर. ठीक है, ये आपके तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं आपके पास. सॉरी, बी ए नॉन जीरो वेक्टर, ये एक वेक्टर आपके पास नॉन जीरो है. लेट अल्फा, बीटा एंड गैमा, मतलब कि ये तीन एंगल्स हैं, डोनेट द एंगल्स फॉर्म बिटवीन आर एंड द यूनिट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स आई जे एंड के. मतलब कि अब आपके पास जो एंगल्स बन रहे हैं अल्फा, बीटा और गैमा इस वेक्टर के,
तो जो आपके साथ एक्स के साथ जो आपके पास बेसिकली जो आपके पास इसका यूनिट वेक्टर होता है आई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है आपके साथ इस पी का जो ओपी वेक्टर है उसको आपने अल्फा का नाम दिया। इसी तरह ये जो जे है जो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिट वेक्टर, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो आपके पास बीटा है। और इसी तरह जो आपके पास जो जी एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है आपके पास और वो के यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो वो आपके पास क्या है, गैमा। तो ये तीन आपके पास तीनों एक्स से जो एंगल बन रहे हैं उनको आपने एक्स के साथ बन रहा है उसको अल्फा का नाम दिया, और वाई के साथ बीटा, और जी के साथ जो बन रहा है उसको आपने गैमा का नाम दिया। और यहाँ पे कंडीशन उसने बता दी कि अल्फा बीटा एंड गैमा दे आर ग्रेटर देन जीरो, मींस पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। और आल्सो दे आर लेस देन पाई, मींस ये आपके पास 180 से लेस देन होना चाहिए तीनों एंगल्स, मतलब कि ये आपके पास 180 और 0 के दरमियान में तीनों की वैल्यूज होंगी। द एंगल्स अल्फा बीटा और गैमा, ये जो एंगल्स हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं आपके साथ, जो एक्स वाई और जी के साथ बन रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन एंगल्स है। एंड द नंबर जो आपके पास आंसर, अगर आप इसका कॉस अल्फा ले लें, अगर आप इसका एंगल का अल्फा का कॉस ले लें और बीटा का भी कॉस ले लें और गैमा का भी कॉस ले लें, इस एंगल की कॉस की वैल्यू ले लें, तो वो जो आपके पास आएंगे वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर, मतलब कि जिस वेक्टर आर की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं आर की, तो वो बेसिकली उस जो नंबर आपके पास आएंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा, वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर, जिस वेक्टर की आप बात कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली था हमारे पास कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एक इसकी जो है वो रिजल्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली जो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये अगर आप कॉस अल्फा का स्केल ले लें प्लस कॉस बीटा का स्केल लें, कॉस गामा का स्केल लें, तीनों को ऐड करें तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, वन आंसर आएगा। तो इसका हम प्रूफ देखने जा रहे हैं कि बेसिकली ये कैसे आपके पास प्रूव होगा कि जब तीनों आप डायरेक्शन कोसाइंस का स्केल लेके आपस में ऐड करें तो हमेशा आपके पास क्या रिजल्ट आता है, वन आता है। अब यहाँ देखें बेटा, आपके पास जो फिगर है उसमें फिगर आपको समझना बहुत जरूरी है इसके प्रूफ के लिए। आपके पास एक वेक्टर जो हमने बात की है पी वेक्टर था बेटा, उसके बेसिकली क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जी। एक्स का मतलब है आपके पास एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू, और वाई का मतलब है वाई की वैल्यू, और जी का मतलब है जी की वैल्यू। सो अब देखें अल्फा बीटा गैमा, ये आपके पास बेसिकली एक्स एक्सिस है, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई है, और ये आपके पास अबव क्या है, ये जी एक्सिस है। तो हमने क्या किया, लेट करें ये आपके पास जो पॉइंट है ए बी सी, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी। अब ये आपके पास थ्री डायमेंशन है बेसिकली, ये तीनों आपके पास ये जो आपके पास ये दिखाया डॉटेड लाइन, ये इस तरह ये पी के साथ जब ज्वाइन किया है और ये जब ओ इस तरह ज्वाइन हुआ तो ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है। कौन सी, ओ ए पी, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली आपके पास ये जो आपके पास है एक ओ पी बी, ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज इन आपके पास दोनों जो एक्सिस हैं, जी एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स और जी हो गया, एक्स और वाई होगा, तीनों बेसिकली आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही है। इसी तरह ये एक और ट्राइंगल बन रही है आपके पास, ये ओ पी और सी, जो आपके पास ये ट्राइंगल है, जो गैमा इसके अंदर एंगल आ रहा है, ये भी आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली थ्री राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ इन तीनों को ट्राइंगल को यूज करते हुए हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, जो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपके पास, और यूजिंग द रेशियोज आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम यहाँ से कॉस अल्फा कॉस गैमा और कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखें बेटा, जो आपके पास बी है बेसिकली हमने क्या कहा है, ये बेसिकली आपके पास जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आपके पास 0 y 0, मींस यहाँ के y की तो आपके पास वैल्यू है, लेकिन क्योंकि ये आपके पास इस एक्सिस के ऊपर है तो एक्सिस पे आपको पता है y एक्सिस पे आपके पास x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू z की वैल्यू भी 0 होती है। सिमिलरली ये आपके पास a पॉइंट शो कर रहा है आपके पास i को, बेसिकली जिसमें आपके पास i यूनिट वेक्टर होता है। तो ये a पॉइंट्स का क्या है आपके पास, ये x एक्सिस पे मौजूद है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू x की तो है लेकिन y और z यहाँ पे क्या दोनों 0 है। सिमिलरली ये c पॉइंट आपके पास z एक्सिस पे है, इसका मतलब है z की वैल्यू यहाँ पे होगी और दोनों x और y क्या होगा यहाँ पे, दोनों 0। तो ये आपके पास तीनों पॉइंट शो कर रहे हैं कि जस्ट इस पे आपके पास ये एक्सिस पे मौजूद है और तीनों पॉइंट्स की बेसिकली पर्टिकुलर एक्सिस की वैल्यू है, बाकी दोनों एक्सिस की वैल्यूज यहाँ पे 0 है। तो अब देखें बेसिकली हमने क्या किया, लेट कर लिया कि आर जो हमारे पास एक वेक्टर है एक्स वाई जी, जो हमने बात की है कि पोजीशन वेक्टर ओ पी की, उसको हमने कहा था, तो उसको हमने कहा कि ओ पी जो है वो आर के बराबर है, आर पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है उसको। तो ये आर बेसिकली क्या है, अगर आप ओपन फॉर्म में लिखें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या लेना है बेटा, आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो बेसिकली क्या बन गया, मैग्नीट्यूड बन गया इस पोजीशन वेक्टर का। ओके, तो हमने क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली उसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये बेसिकली आर को शो कर रहा है, मतलब कि जो पर्टिकुलर आंसर है ना जो आपके पास आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे तो आपके पास एक वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास अननोन वैल्यूज हैं, तो इनको आपने कहा कि इसको आपने आर का नाम दीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। ओके,
सो अगर आप इस r को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो तो बेसिकली क्या हासिल होता है, जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो बेसिकली क्या आपके पास एक यूनिट वेक्टर हासिल होता है। तो हमने क्या किया, ये जो आपके पास r था OP था बेसिकली वेक्टर, हमने क्या किया इसको, ये जो आपके पास r वेक्टर है इसको हमने क्या किया इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और मैग्नीट्यूड को क्या नाम दिया हमने, r का नाम दिया। सो वी आर डिवाइडिंग वेक्टर r विद दिस मैग्नीट्यूड, मींस आपके पास x डिवाइड हो जाएगा इस r से, इसके मैग्नीट्यूड से y डिवाइड हो जाएगा इसके r से, और z डिवाइड हो जाएगा इसके r से। तो आपके पास ये x ओवर r, y ओवर r और z ओवर r, अगर इसको ओपन फॉर्म में देखें तो बेसिकली क्या है x ओवर r i प्लस y ओवर r j और z ओवर r k, मतलब कि ये आपके पास ओपन फॉर्म में ये आएगा i j और k साथ आएंगे और बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OP, मतलब कि आप जो r वेक्टर था आपके पास उसके डायरेक्शन के अंदर एक यूनिट वेक्टर हमने फाइंड किया बाय डिवाइडिंग द वेक्टर r बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपने यहाँ से एक यूनिट वेक्टर फाइंड किया। अब फर्दर बेटा मूव करते हैं आगे। अब वो जो मैंने बात की थी आपसे बेसिकली के 3 ट्राइंगल्स आपके पास हैं, तो वो इन 3 ट्राइंगल्स को हमने सिंप्लीफाई करना और सॉल्व करके वहां से cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। तो ये आपको बता रहा है कि बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल से तीनों बन रही है। यहाँ पे एक ट्राइंगल डिस्कस की और सेकंड मैंने खुद आपके सामने यहाँ पे बनाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। तो बेसिकली देखें क्या चीज है ये बेटा, ये आपके पास है, हमारे पास ये ट्राइंगल पर डिस्कस की जा रही है। इट कैन बी विजुअलाइज्ड एट ट्राइंगल OAP, जो आपके पास OAP जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको, ये क्या है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मींस जो आपके पास ए के ऊपर वो क्या बन रहा है आपके पास राइट एंगल। ओके, तो आपके पास ये जो OA डिस्टेंस है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा था, हमने लास्ट देखा था। और एक्स एक्सिस पे मुझे पता है कि सिंपल एक्स की वैल्यू है और दोनों y और z की वैल्यू 0 0, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ गई x। ओके, और ये आपके पास जो OP है ये हमने देखा कि इसका जो बेसिकली जो हमने इसका रिजल्ट निकाला था वो क्या निकाला था, इसका जो मैग्नीट्यूड निकाला था वो r निकाला था, मतलब इसकी वैल्यू क्या थी, r थी, जो हमने इसकी वैल्यू निकाली। ओके, सो आपके पास अगर इससे आप cos अल्फा फाइंड करना चाहते हो तो बेसिकली cos क्या होता है, cos अल्फा क्या होता है, cos अल्फा के बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपके पास OA है, तो OA वेक्टर डिवाइडेड बाय OP, और OA वेक्टर आपके पास की वैल्यू x है और जो OP है उसकी वैल्यू r है, तो आपके पास क्या आ गया x ओवर r, आपके पास cos अल्फा की वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर आप जो y के साथ जो एंगल बन रहा है बीटा उसकी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा OPB, ये आपके पास ट्राइंगल है जो सेकंड ट्राइंगल बनेगी आपके पास जब आप y वाले एक्सिस को साथ लोगे। तो बेसिकली वो B पॉइंट था y एक्सिस के ऊपर और आपके पास ये वेक्टर P है, तो इस तरह आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी और यहाँ पे B पे आपके पास 90 एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे जो B पे है वो y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे आपके पास क्या है, y की वैल्यू y है, और जो आपके पास OP है, जैसे लास्ट हमारे पास था कि OP को हमने क्या किया होता, मैग्नीट्यूड को r से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो यहाँ पे ये r। तो यहाँ से अगर cos बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो क्या होता है cos बीटा, अगेन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बट इन दिस केस द बेस वैल्यू इज y, सो y ओवर r आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका cos बीटा की वैल्यू आ गई। ओके, ये क्या चीजें cos अल्फा cos बीटा, बेसिकली ये आपके पास ये डायरेक्शन कोसाइंस है जो हम फाइंड कर रहे हैं। और जो आपके पास अल्फा बीटा ये क्या आपके पास, ये जस्ट आपके पास डायरेक्शंस, आपके पास एंगल हैं जो हमने बात की थी कि वो जो एंगल आपके साथ बनते हैं एक्स वाई और जी के साथ। सिमिलरली जो थर्ड ट्रायंगल बनेगी बेटा आपके पास वो क्या है, यहाँ पे सी आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास पी, आपके पास यही पी रहेगा और यहाँ पे आर ही रहेगा और ये आपके पास 90 का एंगल ही होगा। और यहाँ पे क्योंकि जब सी आएगा तो सी के साथ कौन सा एंगल बन रहा होगा, गैमा। जब गैमा आ जाएगा तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, और जो ओ सी होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, जी हो जाएगा। तो बेसिकली जब उसकी आप कॉस गैमा फाइंड करेंगे तो जी ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, आर आ जाएगा, तो ये कॉस गैमा। तो इस तरह बेसिकली आपने कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये जो नंबर्स आपके पास हासिल हुए हैं cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, ये x ओवर r, y ओवर r और z ओवर r, ये क्या है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर है, जिस वेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो वेक्टर क्या आपके पास OP है, या इसको आपने स्मॉल r का नाम दिया था। तो इस पर्टिकुलर एंगल के आपके पास ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अब हमने क्या प्रूव करना था कि डायरेक्शन कोसाइंस का जब हम स्केयर करें, उनको ऐड करें तो बेसिकली क्या आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो cos अल्फा की वैल्यू भी आपके पास है, cos बीटा की भी वैल्यू भी है और cos गामा की वैल्यू भी है। cos अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, x ओवर r, जब इसका स्केयर करेंगे तो एक्स स्केयर ओवर आर स्केयर आ जाएगा बेटा। जब कॉस बीटा का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्केयर ओवर आर स्केयर आ जाएगा। और कॉस गैमा करेंगे तो कॉस गैमा का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जी स्केयर ओवर आर स्केयर। अब नीचे आपके पास आर स्केयर बेसिकली क्या है, सेम डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स बन रही है, तो आपके पास आर स्केयर आपके पास आ गया इसका एलसीएम, और बेसिकली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर है। अब हमने जो आर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था इस वेक्टर का, उसको हमने क्या नाम दिया था, आर का, और इसका आंसर क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, वो आर स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि ये चीज जो लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है,
आर स्केयर की जगह मैं इसकी जगह आर स्केयर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि मैंने ये आपको उसका नाम दिया हुआ था कि मैग्नीट्यूड का आंसर आर के बराबर है, तो ये आर स्केयर आ गया। नीचे भी आर स्केयर, मुझे दोनों कैंसिल आउट होकर बस रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि जो डायरेक्शनल कोसाइन आपके पास होते हैं, जब उनका स्केयर करते हैं आप तीनों का, तीनों डायरेक्शनल कोसाइन का किसी का स्केयर करके सम करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, हमेशा रिजल्ट आपके पास 1 आता है। तो ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एक प्रूफ था जो हमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्केयर करके सम करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, वो 1 आता है आपके पास। जी बेटा, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन 7.2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लेफ्ट किया था, इंशाल्लाह आज वो देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज हम, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, ये आज का टारगेट हमारा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, कि आप क्या मालूम करें, मैग्नीट्यूड फाइंड करें ऑफ अ वेक्टर v, जो आपके पास ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं वेक्टर v जो दिए हुए हैं तीनों, और आल्सो राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v, और हमने डायरेक्शन कोसाइन भी बताने हैं आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आज जो हमने डिस्कस किया डायरेक्शन कोसाइन वाला ये पार्ट, और उसके बाद 6 पार्ट करेंगे कि आपके पास एक वेक्टर a है और b है और c है, और वो कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, आपने एक वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल हो किसके, इस वेक्टर के 3a - 2b + 4c, मतलब कि ये वेक्टर आप फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि आपके पास a भी गिवन है वेक्टर, b भी गिवन है और c भी है, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को जो है 2 से, और उसके बाद c को 4 से, फिर इसको यहाँ वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वेक्टर निकलेगा उसके पैरेलल आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ओके। एंड 7 जो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर, आपने एक वेक्टर फाइंड करना है whose magnitude is 4, जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो और वो पैरेलल हो किस वेक्टर के, इस गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, ओके। सेकंड पार्ट क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 हो और पैरेलल हो किसके, इस गिवन वेक्टर के पैरेलल हो। तो ये बेसिकली हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने करने बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से हम। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में था आपके पास वेक्टर था, उसका आपने एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना और आपने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना, ओके बेटा। सो ये आपके पास वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो हियर का x कंपोनेंट इज x2 मींस 2 स्क्वायर, प्लस y कंपोनेंट इज 3 तो 3 स्क्वायर, और प्लस z कंपोनेंट इज 4 so 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 + 9 + 16 यू विल गेट 29, जो आपके पास क्या आ गया, 29 स्क्वायर रूट आपके पास आ गया। ये आपने वेक्टर फाइंड कर लिया। अब आपके पास डायरेक्शन जो कोसाइन थे आपके पास वो क्या थे, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। ये कैसे फाइंड करते थे, रिकॉल करें, अभी हमने लास्ट जो प्रूव किया इसका, तो बेसिकली क्या था, cos अल्फा जो था वो आपके पास क्या था, OA ओवर OP, जब ट्रायंगल हम सॉल्व कर रहे थे उसका मतलब x ओवर r मींस ये जो इसका जो आपके पास गिवन वेक्टर है उसमें जो x कंपोनेंट है आपका, जो गिवन वेक्टर है बेटा, उसमें ये जो x कंपोनेंट है 2, इसको अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है, cos अल्फा आता है, मतलब क्या होगा। इस तरह जो ये 3 है y कंपोनेंट है इसका, इसको y को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos बीटा। सिमिलरली इसके z कंपोनेंट को जो आपके पास 4 है उसको अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos गामा। तो यही बेसिकली हमने करना है कि हमारे पास cos अल्फा बेसिकली क्या है, x ओवर r, तो x क्या आपके पास यहाँ था 2, तो 2 ओवर आपके पास r बेसिकली मैग्नीट्यूड है जो आपने ये फाइंड किया है, इसको आपने v मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली 2 ओवर अंडर रूट आपके पास cos है, 2 ओवर अंडर रूट 29 cos अल्फा की वैल्यू होगी। cos बीटा क्या है, जो y कंपोनेंट है y डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड, तो आपके पास ये आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 एंड दिस वन z ओवर बेसिकली r आपके पास क्या रहेगा, cos गामा, तो ये 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 ये आपके पास cos गामा आ गया। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आपने फाइंड कर लिया। सिमिलरली जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज, मतलब कि आप पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर ईच कंपोनेंट को जब आप इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो जब x को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से यू विल गेट cos अल्फा, और जब y के कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से यू विल गेट cos बीटा, और जब के z के जो कंपोनेंट को उसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट cos गामा। अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन साथ आएगा। पहले एग्जांपल में आपके पास सारे प्लस में थे इसलिए सारे वैल्यू प्लस में आई है आपके पास। थर्ड देखें, आपके पास थर्ड पार्ट ही ऐसा है, इसमें आपके पास के पार्ट नहीं है, तो हमारे पास कितने डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, आपके पास cos अल्फा और cos बीटा ही आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे z जो आपके पास है वो कंपोनेंट उसका नहीं है, तो बेसिकली वो आपके पास जो cos गामा है वो आप फाइंड नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे z की वैल्यू नहीं गिवन, तो आप सिर्फ cos अल्फा और cos बीटा फाइंड करेंगे, और वो हम देख चुके हैं कि हमने कैसे फाइंड करना है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, इसमें हमने डायरेक्शंस को साइन मालूम किए हैं कि एक गिवन वेक्टर के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं बेटा, उसमें क्या आपके पास कि आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है a b एंड c, और इन टर्म्स ऑफ ये आपके पास ये वेक्टर जो गिवन है प्लेन के अंदर है 3i - j - 4 के, a वेक्टर गिवन है और b जो है वो 2i - 4j - 3 के, और जो c वेक्टर है i + 2j - के।
तो आपने क्या फाइंड करना था, एक वेक्टर 3a माइनस 2b प्लस 4c ये वेक्टर फाइंड करना है, फिर इसके पैरेलल आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब ये टारगेट है। तो सबसे पहले हम ये वेक्टर फाइंड करते हैं 3a, इसका मतलब है a को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे a को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने लिखा 3 और यहाँ पे a वेक्टर लिख दिया, माइनस का साइन आ गया आपके पास और 2 आ गया, ये 2 और साथ में b वेक्टर आ गया, प्लस का साइन आ गया और फिर आपके पास ये 4 आ गया और साथ में आपके पास जो c वेक्टर वो आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो थर्ड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 आ गया, माइनस 3j आ गया और माइनस 12k आ गया। ओके बेटा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग, और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 आपके पास 4i आ गया, ये बेसिकली माइनस आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये माइनस का साइन है यहाँ पे। और आपके पास माइनस माइनस प्लस 4j आ गया और माइनस माइनस प्लस 6k आपके पास आ गया, ठीक है बेटा, ये रिजल्ट आ गया। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4i प्लस 8j माइनस 4k, ये आई को आई में सॉल्व करें, जे को जे में सॉल्व करें और के को के में, तो आपके पास रिजल्ट जो आया 17i प्लस 13j माइनस 10k, ये आपके पास रिजल्ट आया आफ्टर सॉल्विंग। जो आपके ऊपर आपने रिजल्ट निकाले थे, तो आई को आई में सॉल्व किया, जे को जे में और के को के में। अब बेसिकली क्या करना था आपने, ये वेक्टर बेसिकली आपका ये वाला वेक्टर आ गया जो आपको फाइंड करना था। अब इसके पैरेलल आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके पास, कोई भी यूनिट वेक्टर लेट करें आप, यू कंसीडर कर लेंगे यूनिट वेक्टर है। तो बेसिकली ये जो वेक्टर आपके पास है बेसिकली वो क्या है आपके पास 3a माइनस 2b और प्लस 4c। इसको आप कोई नेम भी दे सकते हैं, अगर आपने पूरी वैल्यू नहीं लिखनी, इसको नेम भी दे सकते हैं कोई, आप उसको कोई नेम दे दें इसको कि ये आपके पास वेक्टर u के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे u यूज नहीं हुआ, ये v के बराबर है या z के बराबर है, तो आप इसको नेम दे सकते हैं। क्या करें, इस वेक्टर को हमने क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसी वेक्टर को बेसिकली आपने इसका मैग्नीट्यूड आप उसको मॉडुलस की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका मॉडुलस से जब आप डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके ईच कंपोनेंट का स्क्वायर 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर, और आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 558, स्क्वायर रूट ऑफ 558, ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, अब यूनिट वेक्टर आपके पास जो इसके पैरेलल डायरेक्शन में आएगा, तो बेसिकली क्या है, वेक्टर इटसेल्फ जो आपके पास था और डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड, ये आपने जनरल फार्मूला लिखा है जो आप जिस वेक्टर का आप फाइंड कर रहे हैं। ओके, वही वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ये वेक्टर किसके बराबर था, इसका रिजल्ट इसके बराबर था, ये 17i प्लस 13j माइनस 10k, ये आपके पास आ गया, और मैग्नीट्यूड क्या निकला 558। तो आप हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली डिवाइड कर दें, तो ये 17 बाय 558 स्क्वायर रूट ऑफ 558i प्लस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 558j माइनस 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 558k, तो ये आपके पास वो यूनिट वेक्टर आ गया जो कि उस वेक्टर के 3a माइनस 2b प्लस 4c के पैरेलल आपके पास एक यूनिट वेक्टर आपने फाइंड कर लिया। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, इसको रिकॉल करें, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स जो बेसिकली आपस में पैरेलल तब होंगे कि उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनके दरमियान एक स्केलर मल्टीपल हो, जो कि बेसिकली कोई मतलब कि उसको मल्टीप्लाई कर रहा हो, कोई भी स्केलर मल्टीपल जो है बेसिकली जो एक नंबर हो लेकिन वो एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर दोनों वेक्टर्स आपके उस तरह के वेक्टर जो आपके पैरेलल बनते हैं। तो ये बेसिकली आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिए जो कि उसके पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, इसमें क्या है करना, हमने देखें, ये कह रहा है आपसे कि आपने मैग्नीट्यूड एक वेक्टर फाइंड करना, उसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए, ठीक है, आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना, उसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए और पैरेलल टू दिस वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब पैरेलल का कंसेप्ट आया, तो पैरेलल का कंसेप्ट वही है सेम, कि हम क्या करेंगे, जो गिवन वेक्टर है बेसिकली उसको क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन खाली यूनिट वेक्टर आपने पैरेलल नहीं फाइंड करना, बल्कि ऐसा फाइंड करना जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो। तो यहाँ पे वो स्केलर नंबर दिया हुआ है कि वो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए। तो पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं बेटा इसका, तो हमारे पास ये v था वेक्टर, तो इसका v का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v बेसिकली 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो आपके पास कंपोनेंट है तीनों को स्क्वायर कर दिया आपने, और जो आपने सॉल्व किया तो आपके पास 49 और आपके पास क्या आया, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट आपके पास 7 आंसर आया। इसका जो मैग्नीट्यूड है गिवन वेक्टर का वो 7 है। तो लेट करें आपके पास लेट v बी द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, मतलब कि आपके पास आप जो फाइंड कर रहे हैं वो v वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है इस गिवन वेक्टर के। तो आपने लिखा ये v यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो आपने इनको डिवाइड किया तो आपके पास ये क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो क्या पूछता है आपसे कि जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये जो वेक्टर आपके पास ये जो निकला यूनिट वेक्टर, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो हमें 1 तो नहीं चाहिए।
हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड 4 चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आपके पास मैग्नीट्यूड 4 बनेगा ना। तो लेकिन ये वेक्टर क्या आपके पास, ये कंप्लीट वेक्टर, इसको मैं यूनिट वेक्टर का नाम दिया। इसका मतलब है इस कंप्लीट वेक्टर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 4। तो रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी 4 इंटू वी, जो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड किया। सो 4 इंटू जो वेक्टर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड किया वो, तो आप देखें 4 और 7 की कटिंग नहीं होगी, उसका मतलब 4 आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू 8 और 4 3 -12 आ गया, और 4 6 24 और 7 इंडिविजुअली डिवाइड होगा, तो आपके पास ये आपके पास वो वेक्टर आया है, यूनिट वेक्टर, जो कि बेसिकली पैरेलल है गिवन वेक्टर के। जो गिवन वेक्टर ये था और इसका मैग्नीट्यूड 4 है। आप चेक कर सकते हैं, जब इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। सिमिलरली जब इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो हमें तो यूनिट वेक्टर वो चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 4 हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया टू गेट इस मैग्नीट्यूड 4 के, इसका मैग्नीट्यूड हमने 4 कर दिया यहाँ से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बेसिकली था कि हमारे पास अगर तो खाली यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल, तो जस्ट आप यहाँ तक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वो एक लिमिटेशन लगा दे, एक लिमिट लगा दे कि भाई हमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए, उतना मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उस यूनिट वेक्टर को। अब सिमिलरली जो पार्ट 2 है उसमें मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, 2 चाहिए, और हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल हो इस गिवन वेक्टर के। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, सिमिलरली इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड करके, तो आपने वो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। तो यूनिट वेक्टर तो बेसिकली आपके पास आया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, लेकिन आपको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड 2। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इस गिवन जो आपने फाइंड किया यूनिट वेक्टर, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा, ये आपके पास वो वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड बेसिकली 2 होगा, और ये पैरेलल होगा गिवन आपके पास वेक्टर के। तो ये बेसिकली इसमें थोड़ी सी चीज थी जो आपको समझानी थी कि किस तरह आप एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड करते हैं जो पैरेलल होता है गिवन वेक्टर के। पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, जब यूनिट वेक्टर फाइंड होता है फिर आप उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो गिवन मैग्नीट्यूड आपके पास, जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड होता है आपके पास। सो ये बेसिकली हमारे क्वेश्चन थे जो बेटा हमारे आज करने थे। और इसके बाद जो आपका होमवर्क है बेटा, वो ये है कि आपने 7.2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो हमने डिस्कस किया वो खुद करना है इसमें। और 2 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 337 और 340 पे। एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 वो आपने खुद देखनी की तरह, और में कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट लगे तो आपने डिस्कस करनी है। और हम आज देख रहे हैं एप्लीकेशंस के अंदर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर इन 3D। आपके पास इसमें इंट्रोडक्शन भी है और इसमें आपको इस वीडियो के अंदर समझाया गया है, बल्कि बताया गया है कि ड्रैकन कोसाइंस और जो आपके पास ड्रैकन एंगल्स होते हैं वो कैसे आप फाइंड करते हैं और वो कैसे लोकेट करते हैं। ओके, तो आए वीडियो देखते हैं बेटा। Consider the three-dimensional vector v somewhere in space. The magnitude of the vector, which is its length, is identified by the letter v without a vector arrow above it. To define the direction of vector v, vector notation may be used. The combined effect of components of vector v on a body are equivalent to the effect of the original vector. To compute the magnitude of the x component, vector v is projected onto the x-axis. Notice the right triangle in the plane formed by the two vectors. By referencing the angle between the vectors, which is the directional angle alpha, the x component of vector v may be calculated using the cosine of alpha, which is the directional cosine of vector v. Likewise, the y component of vector v may be calculated using the cosine of beta as the directional cosine of vector v. And the z component of vector v may be calculated using the cosine of gamma as the directional cosine of vector v.
So vector v may be written in terms of its directional cosines. Another way to define the direction of vector v is to use a projection onto the xy plane, like a shadow. Since the z-axis is perpendicular to the xy plane, the angle gamma is used to compute the length of vector v projected onto the xy plane. Now measuring the angle theta from the x-axis in a counterclockwise direction to the projection, the x component and the y component of vector v may be calculated. So vector v may be specified by its magnitude and angles theta and gamma, which is standard for spherical coordinates. जी बेटा, इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हम देख रहे थे, लास्ट टाइम हम डिस्कस की थी कि वेक्टर से कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह मिलिट्री में भी आपके पास वेक्टर्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ भी आपके पास ये इसकी एप्लीकेशन है। सिमिलरली गेम्स में भी हमने डिस्कस की थी, अगेन यहाँ पे फुटबॉल और बास्केटबॉल और गोल्फ में भी आपके पास जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो जो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशंस होती हैं उसको आप बेसिकली वेक्टर के जरिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। और इसी तरह आफ्टर दिस लेक्चर आपके पास जो ये क्वेश्चंस हैं कि आप हाउ टू डिटरमिन द डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, कि आप किस तरह डिटरमिन करते हैं, और व्हाट द नंबर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, क्या कहते हैं आप इन नंबर्स को, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर के बाद आप इजीली उनके आंसर दे सकते हैं। इसके बाद बेटा जो आज का लेक्चर था हमारा, वो बेसिकली हमने देखा कि डायरेक्शनल एंगल कौन से होते हैं आपके पास, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं आपके पास, और आप उनको किस तरह यूज़ करते हुए उनको फाइंड करते हैं। जब एक गिवन वेक्टर होता है तो आप उससे किस तरह आपके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन एंगल फाइंड करते हैं। तो आज का लेक्चर आपने जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इनको देखिएगा बेटा, और जो अगर कोई आपकी क्यूरी होगी तो हमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में मुलाकात होगी, आपसे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।